तो बर्ड तो अभी फ्लाई कर रहा है, अभी हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, पाइप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसेट के अंदर जाते हैं और इधर जो पाइप कंपोनेंट है उसको ऐड करते हैं सीन के अंदर। इसका शॉटिंग लेयर को हम चेंज करेंगे, इसको हम ग्राउंड पे सेट कर देंगे। अब फ्लैपी बर्ड गेम में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाइप होते हैं, तो हमें 2 पाइप्स चाहिए, तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको वाई एक्सिस पे फ्लिप कर देंगे। अब दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों पाइप को हम एक में कंबाइन कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं पाइप। दोनों पाइप को ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर लेते हैं। अब ये दोनों इसका चाइल्ड बन चुके हैं। अब इसमें हम एक कोलाइडर भी अटैच कर लेते हैं, वरना प्लेयर उससे टकराएगा नहीं। तो एक बॉक्स कोलाइडर 2D अटैच करते हैं और इसको थोड़ा सा हम पाइप के हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे पाइप के लिए भी हम वही सेम चीज़ करेंगे। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें इसको मूव करना है। मूव करने के लिए देखो, पहले वाला में मैंने आपको बताया था रिजिड बॉडी ऐड करके वेलोसिटी को ऐसे करके, लेकिन ये जो पाइप है इसको हमें सिर्फ लेफ्ट डायरेक्शन पे मूव करना है। इस पर हमें ना कोई फोर्स अप्लाई करना है, ना ही कोई ग्रेविटी अप्लाई करना है, तो बेकार में रिजिड बॉडी ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। रिजिड बॉडी ऐड करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन जितना ज़्यादा हम रिजिड बॉडीज ऐड करेंगे सीन के अंदर, वो प्रोसेसर पे उतना ज़्यादा लोड लेगा। तो इसलिए जहाँ पर ज़रूरत नहीं है हम कोशिश करेंगे उसको यूज़ ना करें। तो फिर हम इसको मूव कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँगा तो इसका जो एक्स वाला पोजीशन है ये माइनस की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर हम इस एक्स वाला कंपोनेंट को अगर धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, ये लेफ्ट की तरफ मूव होता रहेगा। तो यही चीज़ को हम कोड के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, मूव पाइप। स्क्रिप्ट को हम पेरेंट पाइप के अंदर अटैच कर देंगे। अब स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक स्पीड वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक फ्लोट मूव स्पीड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपडेट पे जाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं सबसे पहले कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है। सबसे पहला चीज़ क्या है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। इसका मतलब क्या है, हर गेम ऑब्जेक्ट का एक ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट होता है और उसके अंदर एक पोजीशन वाला प्रॉपर्टी होता है। क्योंकि हमें पोजीशन का जो एक्स वाला वैल्यू है उसको चेंज करना है, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। अगर हमें ऑब्जेक्ट को रोटेट करना होता तो हम क्या करते, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। अगर हमें इसका साइज बढ़ाना या घटाना होता तो हम क्या करते, ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल लिखते, ठीक है। समझ में आ गया। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म है वो स्मॉल लेटर पे है, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफॉर्म और स्मॉल ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल ट्रांसफॉर्म जो है ये एक क्लास है जो कि ऑलरेडी यूनिटी पे डिफाइन हुआ है, ठीक है। स्मॉल ट्रांसफॉर्म क्या है, ये उसका एक मेंबर है जो क्या करता है, कोई भी गेम ऑब्जेक्ट का जो ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है उसको स्टोर करता है, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब आगे हमने क्या लिखा है, प्लस इक्वल टू वेक्टर 3 डॉट लेफ्ट। प्लस इक्वल टू हम क्यों लिख रहे हैं, क्यों हम चाहते हैं ये कंटिन्यूसली ऐड होते जाए। प्लस इक्वल टू का मतलब यही होता है कि हम कंटिन्यूसली कोई वैल्यू को ऐड करते जाएं उसी वैल्यू के साथ। तो प्लस इक्वल टू हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है वेक्टर 3 डॉट लेफ्ट। अब वेक्टर क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वेक्टर 3 क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आप सोच रहे हो कि आपने बोला था वेक्टर 2 2D के लिए यूज़ होता है, वेक्टर 3 3D के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर हम 2D के लिए बना रहे हैं तो वेक्टर 3 क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखो यार, ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट हमेशा 3 वैल्यू लेता है, ठीक है, एक्स वाई और जेड। जेड भले ही 2D पे यूज़ ना हो लेकिन जेड पोजीशन प्रेजेंट रहता है। ट्रांसफॉर्म के अंदर आप देख सकते हो जेड प्रेजेंट है। ट्रांसफॉर्म को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो उसको 3 वैल्यू देना पड़ेगा, इसलिए हम यूज़ करें वेक्टर 3, ठीक है। अब वेक्टर 3 डॉट लेफ्ट का मतलब क्या है,
ये -x डायरेक्शन पे मूव करेगा। इसका मतलब y और z पे ये 0 रहेगा और x पे -1, मतलब लेफ्ट की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। और इनटू हमने मूव स्पीड किया है, मतलब कितना स्पीड से मूव करेगा ये डिफाइन कर रहा है। और एक चीज़ नया हमने ऐड किया है, टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या है? ये बेसिकली क्या करता है, हमारा मूवमेंट को स्मूथ करता है। अगर आप गेम्स खेलते हो तो आपको FPS का मतलब पता होगा, फ्रेम्स पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड पे कितना फ्रेम रन हो रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा FPS मतलब उतना ज़्यादा स्पीड। अब देखो हर डिवाइस अलग अलग होता है, कोई डिवाइस स्लो है, कोई डिवाइस थोड़ा फास्ट है। जो डिवाइस फास्ट है वहाँ पर FPS थोड़ा हाई होगा, जो डिवाइस स्लो है वहाँ पर FPS लो होगा। अपडेट के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हर फ्रेम में एक बार एग्जीक्यूट होता है। तो अगर मान लो कोई डिवाइस पे गेम 30 FPS पे चल रहा है, इसका मतलब 30 बार अपडेट एग्जीक्यूट हो रहा है हर सेकंड में, ठीक है। और अगर कोई डिवाइस फास्ट है, मतलब उसका मतलब प्रोसेसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर मान लो 60 FPS पे चल रहा है, तो वहाँ पर हर सेकंड पे 60 बार एग्जीक्यूट होगा। तो इससे यहाँ पर क्या दिक्कत आएगा, ये जो पोजीशन का वैल्यू है, किसी डिवाइस पे अगर 30 बार एग्जीक्यूट हुआ तो 30 बार बढ़ेगा, और किसी डिवाइस पे 60 बार एग्जीक्यूट हुआ तो 60 बार बढ़ेगा। तो इससे स्पीड में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि स्पीड हमेशा स्मूथली एक ही स्पीड से आगे बढ़े, तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम। इससे क्या होगा, ये इसको FPS इंडिपेंडेंट बना देता है। तो आई थिंक अभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब कोड को सेव करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हो पाइप मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, अभी 2-4 पाइप और ऐड कर देते हैं और देखते हैं कैसे काम कर रहा है। अभी आप देख सकते हो जैसे नॉर्मल फ्लैपी बर्ड गेम में होता है वैसे ये मूव कर रहा है। लेकिन हम ऐसे मैन्युअली तो हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैपी बर्ड एक एंडलेस रनर गेम है। तो हमें कुछ ऐसा कोड लिखना होगा कि ये रन टाइम पे ऑटोमेटिकली पाइप ऐड होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, प्रीफैब।